स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीनीट मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्टेड बाय हेलिक्स इंस्टीट्यूट का लास्ट मॉक टेस्ट, जिसका बॉटनी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 136। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टर नॉट यूनिक टू फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। वो कैरेक्टर जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स का फीचर नहीं है। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आएंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिना। पहला, दे मे और मे नॉट कंटेन सेल वॉल। बिल्कुल सही। अगर मैं डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स की बात करूंगी तो उनके पास सेल वॉल है, बट यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, दे मे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सिमिलर टू हायर प्लांट्स। बिल्कुल सही। अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स लाइक हायर प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विच प्रोटिस्ट हैज पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। सम हैव नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब यहां आपने ध्यान देना है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं जिनके पास सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। जैसे आपने डाइनोफ्लैजेलेट्स में पढ़ा स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। फिर आपने डायटम्स में पढ़ा टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स जो फिट करेंगी इनटू ईच अदर लाइक अ सॉप बॉक्स। तो ये सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की ही है, बट उसमें सिलिका की एम्बेशन है, एम्बेडेड है सिलिका। बट यहां पर सेल वॉल है किसकी? सेल्यूलोज की। तो थर्ड पॉइंट हमारा गलत हो गया। दे मे बी फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। यस, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन, डायटम्स बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। यूग्लिना मेजॉरिटी कहां पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में, वो भी स्टेगनेंट वाटर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास नॉट अ यूनिक फीचर, जो प्रोटिस्टा का, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का फीचर नहीं है। तो आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज इन हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल ए को, रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से कौन प्रोटेक्ट करता है? अगर हम बात करते हैं P700 की, तो P700 तो खुद क्या बना रहा है? रिएक्शन सेंटर। P700 खुद क्या बना रहा है? रिएक्शन सेंटर। उसे ही तो हमें प्रोटेक्ट करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। P680 रिएक्शन सेंटर है किसका? फोटोसिस्टम 2 का, जहां क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक किस पर है? 680 नैनोमीटर पर। उसे तो हमें प्रोटेक्ट करना है, तो मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फाइकोबिलीन्स वो पिगमेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं रेड एल्गी में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में, दैट इज साइनोबैक्टीरिया में। इसके अलावा कहीं और नहीं पाए जाते। और क्वेश्चन तो हायर प्लांट्स का है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज असेसरी प्रोटीन्स। एक्चुअली असेसरी पिगमेंट्स। एक्चुअली असेसरी पिगमेंट्स में जो पिगमेंट्स हैं हमारे पास, दैट इज कैरोटीनॉइड्स। एंड ये कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। कैसे? ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो कि हार्मलेस है, एंड दस ये एक शील्ड पिगमेंट का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट, इन गवावा एंड कुकम्बर फ्लावर्स में मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एंड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। अब यहां ये क्या बात कर रहा है? हमें पता है गवावा एंड कुकम्बर में ओवरी क्या है? इंफीरियर, एंड थैलेमस जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है और उसे कंप्लीटली एनक्लोज कर लेता है, जिसके चलते हमारी फ्लावर में ओवरी की पोजीशन क्या रहेगी? इंफीरियर ओवरी,
एंड थैलेमस उसे कंप्लीटली सराउंड कर लेगा, जिसके चलते यहां जो फ्रूट बनेगा वो कैसा फ्रूट बनेगा? फॉल्स फ्रूट। एंड फ्लावर कैसा कहलाएगा? एपिगाइनस फ्लावर, क्योंकि बाकी सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज होंगे फ्रॉम अबव द ओवरी, एंड इट इज द केस इन गवावा एंड कुकम्बर, जिसमें मार्जिन ऑफ थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएगा, ओवरी को पूरा एनक्लोज कर लेगा, एंड दस ओवरी की पोजीशन क्या रहेगी? इंफीरियर, एंड अदर फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज करेंगे अबव द ओवरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड, in reticulate venation is a characteristic feature of most of the monocotyledons. Reticulate venation किसका characteristic feature है? Dicots का, not monocots का। Leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in basipetal order. ये बिल्कुल सही है कि leaves originate कहां से हो रही है? From the shoot apical meristem. But normally सोचो, आपको young पत्ते कहां मिलते हैं? टिप पे। ओल्ड पत्ते कहां मिलते हैं? बेस पे। और यंग टिप पे होना और ओल्ड बेस पे होना, उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? एक्रोपीटल अरेंजमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। इन palmately compound leaflets are attached at the tip of petiole. palmately compound leaf हमें किस तरह दिखती है? दिस इज द petiole, रैकिस वहां प्रेजेंट होती है या एब्सेंट? एब्सेंट, and the leaflets are attached to the tip of petiole. palmately compound leaf like the fingers of the palm, ये लीफ हमें अपीयर होगी जहां leaflets are attached to the tip of petiole, and इस केस में rachis present or absent? Absent, and this is the petiole. This statement is absolutely correct. Next, a bud is present in the axil of leaflet of a compound leaf. Now it is very important point, इसको प्लीज ध्यान से देखना आप लोग। अगर हम लीफ की बात करते हैं, एक सिंपल लीफ की, तो बड जो है वो प्रेजेंट है इन द एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ, एज वेल एज बड प्रेजेंट है इन द एक्सिल ऑफ कंपाउंड लीफ। लेकिन लीफलेट्स के एंगल में, दीज आर द लीफलेट्स, लीफलेट्स के एंगल में हमें कोई बड मिलता है या नहीं? नहीं। तो बड हमें कहां मिलेगा? इन द एंगल, इन द एक्सिल ऑफ सिंपल लीफ एज वेल एज कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एंगल ऑफ लीफलेट्स। और यहां क्या लिख रहा है? बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और इसी पॉइंट के आधार पर हम एक सिंपल लीफ को कंपाउंड लीफ से अलग कर सकते हैं। एक सिंपल लीफ के एंगल में हमें बड मिलेगा, लेकिन एक कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एंगल में हमें बड नहीं मिलेगा। लीफलेट के एंगल में हमें बड नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमारे यहां करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो गई? 1 and A and D. A and D is the correct statement. So answer will be 3. Next, two functions that monomers deoxynucleoside triphosphates, short में अगर हम इसे लिखें deoxynucleoside triphosphates, that is DNTPs, play in DNA replication. तो ये DNTPs किसका रोल प्ले करते हैं? क्या ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं? नहीं। ये कोई एंजाइम नहीं है। क्या ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं? यस। ये मोनोमर है, डीएनए माला है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो उसका एक एक मोनोमर हमारे पास क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर का काम करते हैं, सबस्ट्रेट का काम करते हैं। क्या ये खुद ही प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? यस। एनसीईआरटी बड़ा ब्यूटीफुली लिखती है कि डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का डुअल रोल है। 1, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर पॉलीमराइजेशन, एंड सेकेंड, वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। किस तरह वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं एनर्जी? ध्यान से देखो, ये हमारा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है। हमने यहां इसकी पोलैरिटी लिखी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए की रेप्लिकेशन, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो यहां हमने दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाया 5 प्राइम,
और ये 3'OH, ये हमने प्राइमर बनाया और प्राइमर का काम क्या है? टू प्रोवाइड करना 3'OH। अब सपोज करो यहां जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है दैट इज T, T के अपोजिट अब क्या आएगा? A, एंड A जो है वो शुगर से अटैच्ड है और वो आएगा कैसा? ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ये OH ग्रुप है ये अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, जिसकी वजह से इस OH और इस शुगर के बीच में क्या बन जाएगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एंड दिस पायरोफॉस्फेट इस प्रोसेस में रिलीज हो जाएगा। दिस पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया और पायरोफॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। अब जब ये हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेगा, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे। इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगी? एनर्जी, और यही एनर्जी यूज होगी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यही एनर्जी यूज होगी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आ रहे हैं वो खुद ही सबस्ट्रेट का काम भी करेगा एज वेल एज खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या ये रेगुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को? नहीं, रेगुलेटरी फैक्टर्स आपके सेल साइकिल के अलग है। ये मोनोमर है, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, आएगा ट्राइफॉस्फेट, जुड़ेगा मोनोफॉस्फेट, सबस्ट्रेट का काम करेगा एज वेल एज एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो आंसर हमारा हो गया बी एंड सी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, इन मोस्ट सिचुएशंस एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, अपोजिट काम करता है टू जिब्रालिक एसिड्स। ये इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जहां जिब्रालिक एसिड सीड को जर्मिनेट कराने में मदद करता है, वहीं एब्सिसिक एसिड कहता है सीड डॉर्मेंसी में पड़ा रहे, जर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, अभी कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। तो एक प्रमोट कर रहा है सीड की जर्मिनेशन को, एक इनहिबिट कर रहा है सीड की जर्मिनेशन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथोफोन। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड इथाइलिन का फॉर्म यूज होता है दैट इज इथोफोन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड एक्वस फॉर्म में, पानी में घुल के ये फॉर्म इजिली रेडियली एब्जॉर्ब की जाती है बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स में एब्जॉर्ब होने के बाद ये धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Role of third line, role of PGR is the only kind of intrinsic control in plant growth and development. अब देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक कंट्रोल एज वेल एज एक्सट्रिंसिक कंट्रोल। इंटरनल फैक्टर भी कंट्रोल करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रोल करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इंट्रिंसिक में सेल के अंदर वाला जो फैक्टर है दैट इज द इंट्रासेल्यूलर फैक्टर, वो हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जेनेटिक फैक्टर। एंड दो सेल के बीच का जो फैक्टर है दैट इज द इंटरसेल्यूलर फैक्टर। वो इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर ऑल्सो नोन एज हॉर्मोन्स। अब यहां वो क्या कह रहे हैं कि पीजीआर जो है इट इज द ओनली काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। ये सिर्फ एक लौता इंट्रिंसिक कंट्रोल नहीं है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो इंट्रिंसिक कंट्रोल है। तो इट इज नॉट द ओनली कंट्रोल। ओनली की वजह से सिर्फ हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स। देखो इसको समझो, अगर हम इथाइलिन की बात कर रहे हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं डाइकॉट सीडलिंग का, सेकंड देखिए, अगर हमारे पास जैसे ये पी सीड है, अगर इस पी सीड के ऊपर कोई पत्थर आ जाता है, कोई रॉक आ जाता है और इसके पास डार्कनेस है, तो ये कैसे जर्मिनेट करेगा? अगर ये सीधा जर्मिनेट करेगा तो इसका जो प्लूम्यूल है वो रप्चर हो सकता है, शूट एपिकल मेरिस्टम रप्चर होगा, जिसकी वजह से ऐसे केस में
अब प्लांट सीड के अंदर इथाइलिन की प्रोडक्शन होगी, और इथाइलिन की प्रोडक्शन क्या प्रमोट करेगी कि जो सीडलिंग इमर्ज होके बाहर आना है उसमें वर्टिकल ग्रोथ हो या रादर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करेगी, जिसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, क्योंकि ऊपर पत्थर है, रॉक है, अब वर्टिकल ग्रोथ वो कर नहीं सकता, तो वो कैसी ग्रोथ करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। लंबाई में ग्रोथ नहीं करेगा, रादर क्या शो करेगा, चौड़ाई में ग्रोथ, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। और साथ ही साथ जो प्लूम्यूल है उसके टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टम है, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से इस तरह हुक की फॉर्मेशन होगी, ताकि जो टिप पर एपिकल मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं वो रप्चर हो या प्रोटेक्ट किए जा सके, तो इथाइलिन के रिस्पॉन्स में एपिकल हुक फॉर्मेशन होगी इन डाइकॉट सीडलिंग, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये तीनों रिस्पॉन्स प्लांट शो करेगा इन रिस्पॉन्स टू इथाइलिन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, क्या वन ऑफ द इन्फ्लुएंस है इथाइलिन का, बिल्कुल सही। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, 3 is the answer. Is that clear? Now see the next question. Assertion reason. Alleles are slightly different forms of a same gene. एक ही जीन की दो slightly different forms, एक ही जीन की दो alternative forms जो प्रेजेंट होती हैं at the same locus of homologous chromosomes, उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, अलील्स, बिल्कुल सही। रीजन, क्योंकि एक होमोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों अलील्स सिमिलर होंगे, जबकि एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों अलील्स डिसिमिलर होंगे। अब ये इस बात का रीजन तो नहीं हुआ, बट हाँ बात अपने आप में ठीक है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल वो होगा जिसमें सिमिलर पेयर ऑफ अलील्स होंगे, एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल वो होगा जिसमें डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स होंगे। ये बात अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा, तो आंसर रहेगा हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज आंसर 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइहाइब्रिड इन F1 जनरेशन ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब हम डाइहाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, मतलब डबल हेट्रोजाइगोट, मतलब कि हेट्रोजाइगोट फॉर 2 जीन्स, डबल हेट्रोजाइगोट, डाइहाइब्रिड। और गैमीट फॉर्मेशन का, एग फॉर्मेशन का हमारा फॉर्मूला रहता है 2 raised to the power n, where n is equals to number of heterozygous allelic pairs, number of heterozygous allelic pair। एंड आप देख सकते हैं बेटू, यहां पर हमारे पास हेट्रोजाइगस अलीलिक पेयर कितने हैं, 2, तो कितने तरह के एग्स बनेंगे, 4 टाइप ऑफ एग्स की फॉर्मेशन होगी, 4 टाइप ऑफ गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी। देखिए 4 आंसर, ऑप्शन नंबर 2, वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्लीज आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। हाउ मेनी प्रेडेटर्स हेल्प टू मेंटेन स्पीशीज की डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही है, प्रेडेटर स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज, उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ा के या घटा के कैसे प्रेडेटर मेंटेन करता है स्पीशीज की डाइवर्सिटी को, क्योंकि प्रेडेटर अपने प्रे की स्पीशीज का नंबर क्या रखता है, अंडर कंट्रोल। अब अगर उनका नंबर अंडर कंट्रोल रहेगा तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन भी क्या होगा, कम, जिसकी वजह से सारी अलग अलग तरह की डाइवर्स स्पीशीज सरवाइव कर पाएंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, क्योंकि प्रेडेटर मेंटेन तो करता है स्पीशीज की डाइवर्सिटी को, लेकिन बाय डिक्रीजिंग competition among the competing prey species. B statement, recent studies support
गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सी, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो स्पीशीज इकट्ठे नहीं रह सकती, जो भी उसमें से इंफीरियर होगी उसे एक्सक्लूड होना ही पड़ेगा। दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज इकट्ठी नहीं रह सकती। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये ग्रॉस जनरलाइजेशन हमेशा सही नहीं है। दो कॉम्पीटिंग स्पीशीज साथ साथ रह सकती हैं, साथ साथ को एग्जिस्टेंस शो कर सकती हैं। कैसे? अपने रिसोर्सेस को पार्टीशन करके, दैट इज बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। थर्ड, ऑफायरस विच इज अ मेडिटेरियन ऑर्चिड, क्या वो सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल धोखा देता है टू गेट पॉलिनेटेड बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द बी? यस, ऑफायरस फ्लावर का एक पेटल शेप में, साइज में, कलर में, मार्किंग में बिल्कुल रिजेंबल करता है टू द फीमेल बम्बल बी, ताकि वो पॉलिनेट हो सके। तो क्या वो सेक्सुअल धोखा देता है पॉलिनेशन के लिए? बिल्कुल करेक्ट। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री पार्टीशन करती है रिसोर्सेस को एंड को एग्जिस्टेंस शो करती है। बिल्कुल सही। मार्क आर्थर ने जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की बात की थी, पांचों स्पीशीज सेम ट्री पे रहती हैं एंड रिसोर्स पार्टीशनिंग करके साथ साथ को एग्जिस्टेंस शो करती हैं। बिल्कुल सही। और कैसे? बाय चूजिंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्री पे वो खाना ढूंढती हैं। तो उनके खाने ढूंढने का जो पैटर्न है वो सेम है, सेम जगह पर खाना ढूंढ रही हैं या ट्री के अलग अलग भाग पर, ट्री के अलग अलग भाग पर, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर होने के बावजूद वो को एग्जिस्ट कर रही हैं बाय हैविंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, करेक्ट। अब हमें बताना है कितनी करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी सही, डी सही, 2 करेक्ट है। सो आंसर विल बी, ध्यान से, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statements given below and choose the correct option. वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। प्रूव आ जाए किसने की थी? तो मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। बट प्रपोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। After completion of replication, each DNA molecule, after completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की ही बात कर रहा है कि जब रेप्लिकेशन होगी तो एक स्ट्रैंड क्या होगा? पेरेंटल, और दूसरा स्ट्रैंड हमारा क्या होगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, दैट एक्सप्लेन्स सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड स्टेटमेंट, हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल, जिसमें हम नाइट्रोजन कौन सी लेंगे? N15। हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल विद नाइट्रोजन N15 कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए, मतलब कि N14 से उसे अलग किया जा सकता है by centrifuging the DNA in cesium chloride density gradient centrifugation. Yes, इस टेक्निक से हम N14 को N15 से अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मेसेल्सन एंड स्टेहल ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट मेसेल्सन स्टेहल की आ गई। ध्यान से देखना, क्या उसने प्रूव किया है डीएनए की रेप्लिकेशन? यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसने क्रोमोसोम में करा या उसने बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था? तो उसने यूकैरियोटिक सिस्टम में नहीं किया था, उसने बैक्टीरिया में किया था। मोरओवर उसने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज नहीं किया था। उसने क्या यूज किया था? N14, N15 आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन को यूज किया था। ई कलाई बैक्टीरिया में उसने प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को किसने यूज किया था? टेलर एंड उसके कलीग्स ने, और उन्होंने भी प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सिस्टम। दैट इज डीएनए इन क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो गई। नाउ सी दिस ई पॉइंट, ऑन वन स्ट्रैंड
टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, रेप्लीकेशन इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इसे समझो, अगर हम देखें तो डीएनए रेप्लीकेशन में दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स टेम्पलेट का काम करते हैं, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स टेम्पलेट का काम करते हैं, बट द स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उस पे तो डीएनए की रेप्लीकेशन कंटिन्यूअस होगी, एंड द स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उस पे डीएनए की रेप्लीकेशन कैसे होगी? डिसकंटिन्यूअस। और यहां क्या लिखा है? ऑन टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, रेप्लीकेशन इज कंटिन्यूअस। तो ये गलत हो गई, क्योंकि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उस पे रेप्लीकेशन कैसे होगी? डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस होगी। तो हमारे पास ई स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। अब हमारी कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ए स्टेटमेंट करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी एंड ई इनकरेक्ट। बी सही है, आंसर नहीं हो सकता। ए सही है, आंसर नहीं हो सकता। ए बी सी सही है, आंसर हो सकता है। सिर्फ डी गलत है? नहीं, डी एंड ई दोनों गलत है, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब अगर हम डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो अब ये कह रहा है कि C4 प्लांट्स जो हैं वो बेटर फोटोसिंथेसाइजर्स हैं एंड शो करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी। क्यों भाई, क्यों शो करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी? एज दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही, C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से ज्यादा है, उनमें फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो उनके पास बेहतरीन एनाटॉमी है, दैट इज द क्रैन्स एनाटॉमी, एंड दूसरा उनके पास हाईली एफिशिएंट एंजाइम है पेप्केज, जो CO2 को फिक्स करता है इवन व्हेन CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान C4 प्लांट्स नहीं सहेगा और इनकी प्रोडक्टिविटी होगी ज्यादा। सेकेंड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C4 प्लांट्स को कितना खर्चा करना पड़ेगा? 30 ATP एंड 12 NADPH का खर्चा करना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी बात देखें तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C4 प्लांट खर्चा करेगा 30 ATP एंड 12 NADPH2। सिंपल देखो, C3 प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो C3 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए यूज होता है 3 ATP एंड 2 NADPH2। बट C4 प्लांट्स में C3 साइकिल के साथ एक और साइकिल हो रही है, दैट इज द C4 साइकिल, और उसमें एक CO2 के मॉलिक्यूल को बंडल शीथ में लाने के लिए, एनरिच करने के लिए कितने ATP का खर्चा लगता है? 2 ATP का। तो ओवरऑल C4 प्लांट्स में एक CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल खर्चा कितना होगा? 3 ATP प्लस 2 ATP, दैट इज 5 ATP एंड 2 NADPH2। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अब एक कार्बन को फिक्स करने का खर्चा कितना है? 5 ATP। तो 6 कार्बन को फिक्स करने का खर्चा हमारे पास कितना हो जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 30 ATP। और NADPH2 उतना ही है, दैट इज 2 ATP फॉर 1 CO2 एंड 6 के लिए कितना हो जाएगा? 12। सो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? C4 प्लांट यूज करेगा 30 ATP एंड 12 NADPH2 एक ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए? बिल्कुल सही। तो C4 प्लांट्स बेटर फोटोसिंथेसाइजर्स हैं, यील्ड इनकी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी इनकी ज्यादा है, फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान नहीं सहेंगे, बट CO2 को फिक्स करने के लिए इन्हें खर्चा क्या लगेगा? ज्यादा। दोनों साइकिल्स हो रही है इनमें, C3 भी C4 भी। वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल A also shows a higher rate of photosynthesis। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के सुपर इंपोजिशन वाले ग्राफ को देखें तो जिस वेवलेंथ पर क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है, दैट इज ब्लू एंड रेड पे, उसी वेवलेंथ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है? मैक्सिमम। तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्लू एंड ग्रीन रीजन्स वो हैं
जो मोस्ट इफेक्टिव है इन फोटोसिंथेसिस? रॉन्ग। मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस इज ब्लू एंड रेड, जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है। फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान अकर्स इन C3 प्लांट्स। यस, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होगी, लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। और किन कंडीशंस में C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है? जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड CO2 की कंसंट्रेशन कम, तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान होता है। बिल्कुल सही। अब हमारे पास यहां करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? स्टेटमेंट A, B, C 3 हो गई एंड E 4 स्टेटमेंट्स ठीक है, तो आंसर विल बी 3। Which of the following statements about transcription and RNA processing is correct? RNA processing के लिए एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, द कोडिंग स्ट्रैंड हैज द सीक्वेंस डिफरेंट फ्रॉम mRNA। अब अगर हम डीएनए को देखें, रेप्लिकेशन में आप लोगों को क्या बताया था? दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट का काम करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एक डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, द वन विद पोलैरिटी 3' to 5'। हम इसे क्या ले रहे हैं यहां? टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा और प्रमोटर जो है वो लोकेटेड होता है एट द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो दिस इज आवर कोडिंग स्ट्रैंड। हम फटाफट से अगर इसकी सीक्वेंस लिख लें, ए, देखिए A, T, C, G, T, A, C, G। रैंडम फटाफट से बस छोटी सी सीक्वेंस है, हम इसे देख लेते हैं। अब जो आरएनए सिंथेसाइज होगा उसकी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टी के अपोजिट क्या आएगा? ए, जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट यू, बिकॉज आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ए के अपोजिट यू, जी के अपोजिट सी, जी के अपोजिट सी। तो आप देख सकते हैं कि जो आरएनए बना है उसकी सीक्वेंस बिल्कुल किसके जैसी है? कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी है। कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस भी हमारे पास क्या है? ए सी टी सी सी। यहां पे भी हमारे पास क्या है? ए सी। ऑब्वियसली आरएनए है तो टी की जगह क्या होगा? यू। ए सी यू सी सी। तो जो आरएनए सिंथेसाइज होता है उसकी सीक्वेंस सेम होती है एज दैट ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, बस टी की जगह क्या होगा? यू। और यहां स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? यहां स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ऑफ एमआरएनए। डिफरेंट होगी या सेम? सेम, जिस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। सेकेंड, स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स का जुड़ना इन यूकैरियोटिक एमआरएनए। स्प्लाइसिंग क्या है? इंट्रॉन्स को रिमूव करना, एक्सॉन्स को जोड़ना, लेकिन इन अ डिफाइंड ऑर्डर। और ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस यूकैरियोटिक प्रोसेसिंग में ही होगा। बिल्कुल सही। पॉली ए टेल इज एडेड एट द 5' एंड ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के 3' एंड पर पॉली ए टेल ऐड होती है, वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन कहां होगी? इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगी, नॉट इन द साइटोप्लाज्म। तो यहां हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकेंड। रेस्ट 3 आर रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, which of the following is correct with respect to the dioecious plant such as mulberry? Di means दो, ओशियस means घर, बॉडी। इसका मतलब एक पौधे पे सिर्फ मेल फ्लावर है और एक पौधे पे सिर्फ फीमेल फ्लावर है। एक पौधे पे स्टेमिनेट फ्लावर है और एक पौधे पे पिस्टिलेट फ्लावर है, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर एक पौधे पे या सेपरेट बॉडीज में? सेपरेट बॉडीज में। दैट कंडीशन इज डायोशियस। अब अगर डायोशियस कंडीशन है तो क्या वो इनवेरिएबली हमेशा ऑटोगेमी शो करेगा?
ऑटोगेमी तो तब शो करेगा अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, स्टेमन एंड कार्पल एक ही फ्लावर में है। अब यहाँ या तो स्टेमन है या तो कार्पल है, या तो कार्पल है या तो स्टेमन है, तो ऑटोगेमी यहां किसी हालत में नहीं हो सकती। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं एंड दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हैं ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडीज, सेपरेट घर, सेपरेट बॉडीज में है। ऑटोगेमी नहीं शो करेगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का मतलब होता है वो जो हमेशा बंद रहते हैं एंड वो यूजुअली क्या होंगे, बाइसेक्सुअल, और उनमें होगी सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहाँ ये दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, तो क्लिस्टोगेमी भी ये नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, अभी बताया ये सेम प्लांट पे नहीं है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। इनवेरिएबली शो जीनोगेमी, जीनोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगर हम यहां बात करें तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ऑन सेपरेट बॉडी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सो आंसर 4 इज करेक्ट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a population interaction in which one species is benefited while the other is unaffected, मतलब ना उसे नुकसान हो रहा है ना उसे फायदा, ऐसी इंटरैक्शन को क्या कहा जाता है, कमेंसलिज्म। कंपटीशन एक ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें दोनों को नुकसान होगा। अमेंसलिज्म एक ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें एक को नुकसान, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होगा। तो हमारा आंसर यहां क्या बनेगा, कमेंसलिज्म। नेक्स्ट देखिए, इन दिस वी हैव टू मैच द एंट्रीज इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब जब भी मेरे पास ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्वेश्चन है, मैं फटाफट ये सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिख लूंगी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब मेरे को यहां से देखते ही पता चल रहा है दैट क्लास जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर कहां प्लेस किए जाएंगे, एक क्लास में। एंड हेयर इफ वी सी, क्लास इज अ कैटेगरी विच इंक्लूड्स ऑर्डर डिप्टेरा एंड प्राइमेटा, क्योंकि डिप्टेरा एंड प्राइमेटा मेरे पास क्या है, ऑर्डर्स। नेक्स्ट, जीनस क्या है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। किंगडम क्या है, किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला, कहां रखे जाएंगे, एक किंगडम में, दैट इज किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। देखो कितना इजीली हो रहा है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज मिलकर रखी जाएंगी एक ऑर्डर में, तो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब आप देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है, 1 के साथ C, 1 के साथ C, 2 के साथ A, 2 के साथ A, 3 के साथ we have D and 4 के साथ we have B. So correct answer is second. Simple. Next, apical and axillary meristem are used for the culture of. देखो अगर हमारे पास कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और उस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हम ऑब्टेन करना चाहते हैं वायरस फ्री प्लांट, तो बेस्ट है हम किसे कल्चर करें, एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम को, क्योंकि जिस रेट से मेरिस्टमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है उतने रेट से वायरस की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे मेरिस्टमैटिक सेल्स आर फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो जब भी मुझे कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करना है तो बेस्ट है हम उसके मेरिस्टम को कल्चर करें। और ये चीज प्रैक्टिकली किस में ऑब्टेन की गई है, किस में ऐसा किया गया है, बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो जैसे प्लांट्स में मेरिस्टम कल्चर की मदद से बहुत कॉमनली एपिकल एज वेल एज एक्सिलरी मेरिस्टम कल्चर करके हमने ऑब्टेन किए हैं वायरस फ्री प्लांट्स। नेक्स्ट, how many meiosis and mitosis are required for the formation of one embryo sac starting from megaspore mother cell? अब अगर हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करें, मेगास्पोर मदर सेल विद प्लॉइडी 2n, मियोसिस होगी, मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, बट वी नो 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। अब वो जो एक मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर है
उस एक फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। उस एक फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स होंगी। पहली माइटोटिक डिवीजन के बाद फ्री न्यूक्लियर, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगी, नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी, देन 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगा, एंड देन वी विल गेट 8 न्यूक्लिएट स्टेज। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, एंड देन वी विल गेट अ कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइलर एंड एंड द चेलेजल एंड। तो यहां मेरी कितनी डिविजन्स इन्वॉल्व हो रही हैं एक एम्ब्रियो सैक को बनाने में? 1 मियोसिस एंड 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स। बस अब हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर बन रहा है। 1 meiosis and 3 mitosis. So the answer is 1. Next question देखो. Identify true and false statements and select the correct option with respect to the mustard plant. अब हमने ध्यान रखना है mustard plant belongs to Brassicaceae family. क्या उसमें पत्तों का अरेंजमेंट alternate phyllotaxy है? Yes. Mustard, China rose, grasses, सनफ्लावर में हमारे पास कैसी फाइलोटेक्सी है? ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। सेकंड, क्या मस्टर्ड डायअडल्फस स्टेमन शो करता है? डायअडल्फस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली, फेबिएसी फैमिली, मटर में, नॉट है। मस्टर्ड के केस में सिन कार्पस गाइनोशियम है, यस, 2 कार्पल्स हैं, बाइकार्पलरी कंडीशन है, दोनों कार्पल्स फ्यूज करेंगे, सिन कार्पस बाइकार्पलरी गाइनोशियम है, सिन कार्पस कंडीशन है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है विद फॉल सेप्टम, सुपीरियर ओवरी है। सिन कार्पस कंडीशन करेक्ट। अभी मैंने बताया प्लेसेंटेशन कैसी है? पेराइटल, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या हो गया? गलत। प्रेजेंस ऑफ रेप्लम, जो प्लासेंटा है वो पेराइटल है, और प्लासेंटा की ही आउटग्रोथ फॉल्स सेप्टम बनाती है, जिस फॉल्स सेप्टम को नाम दिया जाता है रेप्लम। करेक्ट फॉर मस्टर्ड प्लांट। तो फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, अगेन ट्रू, देन फॉल्स एंड देन ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर गार्ड सेल्स। बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, ध्यान से सुनो, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं एक्सेप्ट, मतलब क्या सही है वो मुझे बताना है। बाकी सारी ऑप्शंस इनकरेक्ट है, क्या सही है वो मुझे बताना है। अगर हम गार्ड सेल्स को देखें तो गार्ड सेल्स की जो वॉल है वो कैसी वॉल है? डिफरेंशियली थिकन्ड वॉल। वॉल का वो हिस्सा जो पोर की तरफ है वो क्या होता है? थिकन्ड। एंड वॉल का वो हिस्सा जो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर है वो क्या है? थिन वॉल। तो वॉल में हमें इक्वल थिकनिंग मिलेगी या डिफरेंशियल थिकनिंग? डिफरेंशियल थिकनिंग। देयर आउटर वॉल आर थिन, यस, देयर आउटर वॉल आर थिन एंड इनर वॉल आर थिक। इनर वॉल किसे कहा जाएगा? जो स्टोमेटल पोर की तरफ है। आउटर वॉल किसे कहा जाएगा? जो अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर है। आउटर वॉल क्या रहेगी? थिन। इनर वॉल क्या रहेगी? थिक। और ये बहुत जरूरी है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए, डिफरेंशियल थिकनिंग ऑफ द गार्ड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट। क्या गार्ड सेल्स आर द नॉन ग्रीन सेल्स? ये तो इकलौते एपिडर्मल सेल्स है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये नहीं एनक्लोज करते स्टोमेटल पोर को, स्टोमेटल पोर को ही तो एनक्लोज करते हैं, स्टोमेटल पोर को ही तो गार्ड करते हैं। गलत स्टेटमेंट। ग्रासेस में ये बीन शेप्ड होते हैं, नहीं। मोनोकॉट्स में ये क्या होते हैं? डंबल शेप्ड। एंड डायकॉट्स में ये क्या होते हैं? बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई, करेक्ट बताना था। सो द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट देखो, चूज द इनकरेक्ट मैच। अब अगर हम इनकरेक्ट मैच की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमें सीधा सीधा पता है कि पाइरूवेट से बनता क्या है? लैक्टेट। अब लैक्टेट खुद कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का।
पायरुवेट भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो इस स्टेप में डीकार्बोक्साइलेशन होगा ही नहीं, और अगर डीकार्बोक्साइलेशन नहीं होगा तो डीकार्बोक्साइलेज एंजाइम यूज भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही बताना है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का रोल होगा, यस, और यही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसीटल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और बनाएगा इथेनॉल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पर NADH एंड FADH2 को ऑक्सीडाइज करेगा, किया जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होगी, एंड देन ATP की सिंथेसिस होगी। तो ATP का बनना, फॉस्फोराइलेशन होना, और उसके लिए एनर्जी कहां से आ रही है? NADH एंड FADH2 की ऑक्सीडेशन से। वहां ATP की सिंथेसिस होगी, और उसके लिए हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स 5, जिसका नाम है ATP सिंथेस। बिल्कुल सही। ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है, जिसका पहला एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ पेडिग्री। अब पेडिग्री में हमें सीधा दिख रहा है जनरेशन स्किप है, क्योंकि पेरेंटल जो हमें दिख रहे हैं पेरेंट्स, उनमें ट्रेट नहीं है, और ट्रेट नहीं है, ये बीमारी शो नहीं कर रहे, मतलब यहां जनरेशन क्या हो गई? स्किप। बट इनके आगे बच्चों में बीमारी है, इसका मतलब पेरेंट्स के पास जीन तो है डिजीज कॉज करने का, बट वो एक्सप्रेस कर रहा है या दब गया? दब गया। और जब जीन दब गया, इसका मतलब वो ट्रेट कैसा है? रिसेसिव। तो जब भी हमें जनरेशन स्किप दिखेगा, सीधा हमारी डिजीज क्या है? रिसेसिव। हमें रूल आउट करना है, हम इजीली रूल आउट कर लेंगे कि वो एक्स लिंक्ड है या नहीं है। और एक्स लिंक्ड रूल आउट करने का पहले भी हमने डिस्कस किए हैं ब्रह्मास्त्र। एक्स लिंक्ड रूल आउट करने का सबसे सही तरीका है कि अगर डॉटर अफेक्टेड है तो फादर 100% क्या होना चाहिए? अफेक्टेड। आप देखिए, अगर फादर अफेक्टेड होगा, मदर चाहे कैरियर हो, फादर अफेक्टेड होगा तभी वो अपना एक एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देंगे, और मदर से वो एक एक्स क्रोमोसोम लेगी, और तभी डॉटर क्या होगी? अफेक्टेड। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए बहुत जरूरी है, डॉटर तभी अफेक्टेड होगी अगर फादर पक्का पक्का अफेक्टेड है एंड मदर कम से कम क्या हो? कैरियर। दैट मीन्स ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव की नहीं हो सकती, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की नहीं हो सकती। और अगर अब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की नहीं है तो फिर ये किसकी होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हमारे पास ऑप्शन में 4 डिजीजेस दी हुई हैं, हमें चेक करना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनमें से कौन सी है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट मैच, स्फेगनम जो कि एक मॉस है, क्या उसकी पार्शली डीकेड बॉडी एज अ पीट, एज अ फ्यूल यूज होती है? यस और नो? यस। स्फेगनम की डीकेड बॉडी से क्या बनता है? पीट, जो कि एज अ फ्यूल यूज होता है। बिल्कुल सही। लिवरवॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या उनका स्पोर मैकेनिज्म का, सॉरी, मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म है ऑफ स्पोर डिस्पर्सल देन मॉसिस? तो लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस में अगर हम देखें तो मॉसिस के स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म ज्यादा इलेबोरेट है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, प्रोटोनीमा। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, नीमा मीन्स थ्रेड, धागा लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये पहली स्टेज बनती है दिस प्रोटोनीमा, क्या ये फर्स्ट स्टेज है गेमीटोफाइट बॉडी की जो कि बनेगी बाय द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर? बिल्कुल सही। मॉसिस में गेमीटोफाइट की 2 स्टेजेस हैं, जुवेनाइल स्टेज, अडल्ट स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज। और प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली कैसे बनती है? स्पोर की जर्मिनेशन से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फ्यूनेरिया जो कि एक मॉस है, क्या उनमें इलेबोरेट स्पोरोफाइट होता है देन लिवरवॉर्ट्स? यस। मॉसिस का स्पोरोफाइट भी ज्यादा इलेबोरेट है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स, और उनमें स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म भी ज्यादा इलेबोरेट है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द इनकरेक्ट मैच इज सेकंड। नेक्स्ट देखिए,
अगर F1 हैज अ फिनोटाइप जो किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता, डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, और वो दोनों पेरेंट्स के इन बिटवीन फिनोटाइप शो करता है, मतलब इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करता है, तो ऐसी इंटरैक्शन को क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट फिनोटाइप याद आ गया आप लोगों को? एग्जांपल, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, फ्लावर कलर इन एंटेरेनियम मैजस स्नैपड्रैगन में, रेड फ्लावर्ड प्लांट को जब क्रॉस करवाया जाता है विद व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट होता है वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करता, रादर इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करता है, इन बिटवीन द टू पेरेंट्स फिनोटाइप शो करता है। दैट मीन्स कि जो कैपिटल R है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है ओवर द स्मॉल r। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का केस होता, जैसे मेंडल ने कहा था, तो F1 हाइब्रिड रिजेंबल करता डोमिनेंट पेरेंट को। मल्टीपल अलील्स का ये केस नहीं है। कोडोमिनेंस के केस में हमें क्या दिखता है कि अगर हमारे पास पेरेंट का ब्लड ग्रुप है A और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है B, तो जो F1 हाइब्रिड होगा वो रिजेंबल करेगा बोथ पेरेंट्स को। दैट इज अ केस ऑफ कोडोमिनेंस, तो वो भी यहां पर हमारे पास नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया था? सेंट्रल डॉगमा क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का? जो बताता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। और ये किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू, अब किस पे एप्लीकेबल नहीं है? देखो ये कहता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, लेकिन वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनमें ये इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी। पहले आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। तो उनमें सेंट्रल डॉगमा एप्लीकेबल नहीं है, उनमें रिवर्स सेंट्रल डॉगमा एप्लीकेबल है। तो टू विच ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट एप्लीकेबल? HIV वायरस, दैट इज 4। एंड प्लीज ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सबका जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। धरती पे सिर्फ वायरसेस एक ऐसे जीव हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सर्कुलर लीनियर हो सकता है। बाकी सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट, 3 fates of pyruvic acid during aerobic and anaerobic respiration। अब अगर हम पायरुवेट की बात करें जो कि प्रोडक्ट है ऑफ ग्लाइकोलिसिस, 3 कार्बन कंपाउंड, हमें पता है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो सीधी सी बात है वो टूटेगा इनटू CO2 प्लस वाटर, क्योंकि आप CO2 और वाटर को हम फर्दर तो नहीं तोड़ सकते ना। दिस इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कंप्लीटली टूटेगा तो टूटेगा CO2 एंड वाटर में। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शंस की कंडीशन बनती है। मसल में हमें पता है क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो बनेगा लैक्टिक एसिड। और ईस्ट में क्या होती है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो क्या ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? B लैक्टिक एसिड, C एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहल 2 कार्बन का है तो साथ में CO2 डीकार्बोक्साइलेज एक्टिविटी से रिलीज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज हियर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच, अगर हम देखें राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन, म्यूचुअलिज्म। मैंगो ट्री ग्रो करता है, सॉरी एपीफाइट ग्रो करता है ऑन मैंगो ट्री। अगर हम देखें बड़े से पेड़ पर एक छोटा सा प्लांट एपीफाइट ग्रो कर रहा है। अब ये जो एपीफाइट है ये कैसा पैरासाइट है? स्पेस पैरासाइट। इसे बड़े पेड़ से सिर्फ जगह चाहिए ताकि इसे अच्छे से सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो, और ये प्लांट से कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई वाटर मिनरल्स नहीं ले रहा। तो बड़े पेड़ को ना नुकसान ना फायदा, लेकिन एपीफाइट को जगह मिल रही है ताकि उसे सनलाइट की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, तो उसे फायदा हो रहा है। 0+ इंटरैक्शन को क्या कहा जाता है? कमेंसलिज्म। नेक्स्ट, कैटल एग्रेट्स आर द बर्ड्स एंड द ग्रेजिंग कैटल के बीच में रिश्ता।
तो कैटल्स जब ग्रेजिंग करेंगे, जब वो घास चरेंगे, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लश आउट करके ऊपर आ जाएंगे और उन इंसेक्ट्स को फटाफट कौन खा लेंगी? कैटल्स, कैटल एग्रेट्स, बर्ड्स। तो बर्ड्स को यहां क्या हो रहा है? फायदा। लेकिन ग्रेजिंग कैटल्स को ना नुकसान ना फायदा। प्लस जीरो इंटरैक्शन क्या होती है? कमेंसलिज्म, नॉट अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म एक ऐसी इंटरैक्शन है जिसमें नेगेटिव जीरो रिलेशनशिप होता है। देन तो हमारा इनकरेक्ट मैच क्या हो रहा है? थर्ड। फोर्थ देखिए, बैलेनस एंड कैथामेलस बार्निकल्स हैं, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन शो करते हैं। बालानस डोमिनेट करता है लो टाइडल रीजन्स में और कैथामेलस ऊपर धूप में सड़ता है हाई टाइड्स वाले रीजन में, और बैलानस नीचे डोमिनेट करता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली बैलेनस को रिमूव कर दिया जाए तब कैथामेलस नीचे वाले रेंज में भी पहुंच जाता है। तो ये एग्जाम्पल बन जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज का, कि हमने उसका कंपटीशन रखा या हटा दिया? हटा दिया। बट क्या ये कॉम्पिटिटर्स हैं? कंपटीशन है, बिल्कुल सही। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, इनकरेक्ट मैच। Next, the term linkage was given to describe the physical association of the genes on a chromosome. जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम पे फिजिकली एसोसिएटेड हैं, उनकी टेंडेंसी है टू इनहेरिट टुगेदर, वो नेक्स्ट जनरेशन में इकट्ठे जाना चाहते हैं। इस फिजिकल एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? लिंकेज। इनकी साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? लिंकेज। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, एंड दिस टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन। नेक्स्ट, द टर्म रिकॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, कि जो पेरेंट से हटके कॉम्बिनेशन बनेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? पेरेंटल या नॉन पेरेंटल? नॉन पेरेंटल। और वो पेरेंटल टाइप है या नए नए कॉम्बिनेशंस बने? नए नए कॉम्बिनेशंस। तो नए कॉम्बिनेशंस के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? रिकॉम्बिनेशंस फॉर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। जैसे अगर हमारा पेरेंटल टाइप है कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, पेरेंटल टाइप है, तो रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया? कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ये हमारे पास क्या हो गए? रिकॉम्बिनेंट्स, नए नए कॉम्बिनेशंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एंड ये जो दोनों टर्म्स हैं, लिंकेज एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों टर्म्स किन्होंने क्वाइन करी? थॉमस हंट मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ दिस इज द मैच, वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम चैप्टर का। कैटाबॉलिज्म को हम किसके साथ लिंक करेंगे? कैटाबॉलिज्म इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, जहां वो डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रिटस को तोड़ते हैं। तो बैक्टीरियल एंजाइम्स का डिग्रेड करना डेट्रिटस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसे क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म। इसके आपके क्या स्टेप्स थे डिकम्पोजिशन के? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज कैरिड आउट बाय डेट्रीवोर्स, जहां वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को माउथ के अंदर इंजेस्ट करेंगे, बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करेंगे, और उनके फीकल मैटर के थ्रू जब मैटर बाहर आएगा तो वो फ्रेगमेंटेड हो चुका है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स उसे फर्दर डिग्रेड करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो पानी में आसानी से घुल जाएंगे, वो घुलकर मूव करेंगे इनटू द डीपर लेयर ऑफ द मिट्टी, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लीचिंग। देन जितना ढीट ऑर्गेनिक मैटर रह गया जो अभी तक डिकम्पोज नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस। और उसके बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ह्यूमिफिकेशन, दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, ह्यूमस इन सॉइल। एंड अब उसे भी फर्दर तोड़ना और उससे मिनरल्स रिलीज करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? मिनरलाइजेशन, दैट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फर्दर बाय डिग्रेडिंग ह्यूमस। अब ऑप्शंस चेक कर लीजिए। कैटाबॉलिज्म हमारा एक किसके साथ जा रहा है? 2 के साथ, और किसी ऑप्शन में 2 है भी नहीं, तो आंसर हमारा हो गया 1। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1, इन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स मस्ट बी इंक्लूडेड। जब भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं, हमारा रूल रहता है प्रोड्यूसर्स एट द बेस, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स।
और जब भी हम पिरामिड बना रहे हैं तो अगर हर्बीवोर्स मुझे देखने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, तो हम सिर्फ कुछ कुछ हर्बीवोर्स को काउंट नहीं करेंगे, वी हैव टू इंक्लूड ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, कोई जनरलाइजेशन नहीं चलेगी। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा सभी ट्रॉफिक लेवल्स पर? बिल्कुल यस। क्या इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते वक्त हम कोई जनरलाइजेशन ले सकते हैं सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करके? ना, नो जनरलाइजेशन विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रॉफिक लेवल। हमें हर ट्रॉफिक लेवल पर सभी इंडिविजुअल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात कर रही हूं तो मुझे सभी हर्बीवोर्स देखने पड़ेंगे। अगर मैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूं तो मुझे सभी प्रोड्यूसर्स देखने पड़ेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन रेडियली सिमेट्रिकल प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर जिन्हें हम किसी भी रेडियल प्लेन से कट करें तो हम उन्हें कट कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स अगर वो प्लेन पास कर रहा है थ्रू द सेंटर। ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाएगा? रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर शोइंग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एंड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं ABCD, A एक्टिनोमॉर्फिक, B ब्रेसिका दैट इज मस्टर्ड, C चिली एंड D दतूरा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही। द स्वलन एंड ऑफ द पेडिसल, पेडिसल क्या है? फ्लावर की स्टॉक, और फ्लावर की स्टॉक की स्वलन एंड को क्या कहा जाता है? थैलेमस। बिल्कुल सही। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमन का नाम क्या है? स्टेमिनोड। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो गाइनोशियम ऑक्यूपाई करेगा हाईएस्ट पोजीशन। बिल्कुल सही। ओवरी की पोजीशन क्या होगी? सुपीरियर, और बाकी सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज करेंगे बिलो द ओवरी। ओवरी की पोजीशन क्या होगी? सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, बाकी सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज करेंगे हाइपो गाइनस कंडीशन। हाइपो मतलब बिलो, किसके हाइपो? फीमेल पार्ट ओवरी के बिलो अराइज करेंगे। Gynoecium occupies the highest position and is enclosed by thalamus completely which fuses with the ovary wall. अब ये लाइन तो हमने अभी एक क्वेश्चन में भी देखी थी और वहां ये लाइन हमने देखी थी फॉर एपिगाइनस कंडीशन। सो ये लाइन हमारी एपिगाइनस कंडीशन की है, नॉट ऑफ द हाइपोगाइनस कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, select the correct match. Ishornia came along with imported rice in India. जब हमने इंडिया में राइस को इंपोर्ट किया तो क्या उसके साथ इशोर्निया आया था? नहीं। इशोर्निया प्लांट को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, खूबसूरती की वजह से, उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से उससे डेलिब्रेटली इंडिया में लाया गया था, तो वो गलती से नहीं आया था, गलत। डोडो क्या एक एग्जाम्पल है ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन? यस, डोडो, क्वागा, थैलासीन as well as 3 subspecies of tiger, Bali, Javan, Caspian, ये सब क्या हैं? These are the examples of recent extinction. क्या पैसेंजर पिजन पोज करता है थ्रेट, खतरा टू इंडिजिनस कैटफिशेस? इंडिजिनस कैटफिशेस को नुकसान किससे हुआ था? अफ्रीकन कैटफिशेस को जब लाया गया था तब उन्हें खतरा हुआ था, नॉट बिकॉज ऑफ द पैसेंजर पिजन। गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट, Thylacine led to the extinction of 200 species of cichlid fishes. 200 से ज्यादा किक्लिड फिशेस की एक्सटिंक्शन हुई थी। किस कारण से? जब इंट्रोड्यूस किया गया था नाइल पर्च फिश को, जो कि एक प्रीडेटरी नेचर की फिश थी, इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो इसका एक्सटिंक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ द नाइल पर्च, नॉट बिकॉज ऑफ द थैलासीन। तो हमारा यहां पर करेक्ट मैच कौन सा है? सेकंड, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज? अगर हम ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं मतलब हम इम्परफेक्ट फंजाई की बात कर रहे हैं जिसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है। क्या लार्ज नंबर ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल सम मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर?
ध्यान से देखो, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, large member of deuteromycetes are decomposers of litter and they help in nutrient mineral cycling. और सिर्फ इसके कुछ मेंबर्स हैं जो पैरासाइट हैं, बट लार्ज मेंबर क्या है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। तो पहली स्टेटमेंट क्लियर कट गलत। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया, यस, इनके एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, कोनिडिया, ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिलियम सेप्टेट है, हाँ, बट अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, गलत। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनमें परफेक्ट स्टेज, सेक्सुअल स्टेज नहीं देखी जाती, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। They were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes after the discovery of their sexual stage. अगर इन members में हमें sexual stage मिल जाती है तो इन्हें मूव किया जाता है to Ascomycetes और Basidiomycetes. तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। करेक्ट बतानी है हमें, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है B and D, यानी कि दो स्टेटमेंट सही है। सो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन, बहुत ध्यान से। फीमेल कॉर्न इज नॉट फॉर्म्ड इन पाइनस, भी तो असर्शन ही गलत हो गया। पाइनस में तो फीमेल कॉर्न बनता है, मेल कॉर्न भी बनता है। फीमेल कॉर्न किस में नहीं बनता, साइकस में नहीं बनता, तो असर्शन ही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। फिर भी हम इसकी रीजन वाली स्टेटमेंट आपके नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। मेगास्पोरोफिल्स लैक्स अरेंजमेंट शो करते हैं एंड दे डू नॉट फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, किसमें, साइकस में। साइकस में फीमेल कॉर्न नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन, आर कैरागीन, आर से आर ध्यान रखना, रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है कैरागीन। वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी। फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी। एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पॉलीसाइफोनिया हमारे पास क्या है, रेड एल्गी। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया are the examples of the red algae. Next, RNA polymerase. RNA polymerase ध्यान से, मतलब वो क्या बनाएगा, DNA से RNA बनाएगा, और DNA से RNA बनने के प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें वो टेम्परेरली एसोसिएट करेगा विद डैश फैक्टर टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए और खत्म करने के लिए उसे फैक्टर्स चाहिए। शुरू करने के लिए चाहिए इनिशिएशन फैक्टर, एंड द इनिशिएशन फैक्टर इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर, एंड टर्मिनेशन फैक्टर को क्या कहा जाता है, रो फैक्टर। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग फोटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जिनके पास सेल वॉल है, उन्हें किस किंगडम में रखा गया। तो जब हम बात कर रहे हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट सारे कहां रखे गए, अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। और यहां ये बात कर रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स की, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो मेरे पास प्रोटिस्टा आएगा। आगे बढ़ते, वेयर एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मतलब इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, साथ में इंजेस्टिव मोड की बात कर रहा है। अब पांचों किंगडम में से सिर्फ 2 किंगडम्स हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, वन इज मोनेरा एंड सेकेंड इज प्रोटिस्टा। बाकी सारे किंगडम मल्टी सेल्युलर है, यही 2 किंगडम्स हैं जो यूनिसेल्युलर है। और इनमें से मोनेरा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो वो खाना खुद बनाएगा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में या तो वो लाइट की एनर्जी को यूज करके खाना बनाएगा, या फिर केमिकल की ऑक्सीडेशन को यूज करके खाना बनाएगा। अगर वो खाना दूसरों से ले रहा है, अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है, तो या तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करेगा, सेप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर वो लिविंग होस्ट पे फीड करेगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो ही नहीं करेगा। बट प्रोटिस्टा में जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स जिन्हें कहा जाता है, वो यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक हैं एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो हमारा आंसर होना चाहिए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन आता है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में। अगर हमने ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर दिया दैट इज इन सीटू, और वहां से उठाकर कहीं और ले गए दैट इज एक्स सीटू। अब ये पूछ रहे हैं जो एक्स सीटू ना हो, बोटेनिकल गार्डन एंड अर्बोरेटा, अर्बोरेटा जहां वुडी ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क्स एक्स सीटू, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन, ये भी क्या है, एक्स सीटू। बट नेशनल पार्क्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, इन सीटू। बड़े के बड़े जंगल के जंगल, पहाड़ के पहाड़ को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देना, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। सो आंसर इज 2। बाकी 3 ऑप्शंस हमारे पास क्या है, एक्स सीटू। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आर्कीबैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर देन यूबैक्टीरिया। बिल्कुल सही, आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, पिछड़े हुए बैक्टीरिया, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया जैसा नहीं होता, मतलब उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता, और इसी डिफरेंस इन नेचर ऑफ सेल वॉल की वजह से वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। बायलेयर ऑफ लिपिड्स, मतलब लिपिड बायलेयर, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी क्लियर कट लिखती है कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर। दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे है, लिपिड बायलेयर। बिल्कुल सही। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बैक्टीरिया डिस्कस किया ना, तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, बट इनमें से मेजॉरिटी बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया कौन से हैं, हेट्रोट्रॉफिक। एंड अमंग हेट्रोट्रॉफ मोस्ट अबंडेंट कौन से होते हैं, डीकंपोजर बैक्टीरिया। तो वो स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है कि क्या मेजॉरिटी बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल सही। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यस, ऑटोट्रॉफिक हैं, लाइट की एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। ऑल साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ये इकलौते ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं, इकलौते ऐसे बैक्टीरिया जिनमें हायर प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, एंड दैट इज क्लोरोफिल ए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा शो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत हो गए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट फॉर्मेशन, मियोसिस होना बहुत जरूरी है, और मोनेरा में ना माइटोसिस होता है, ना मियोसिस होता है, ना गेमीट फॉर्मेशन होता है, तो मोनेरा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, पैरासेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुई इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमारे पास यहां पर कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, बाकी सारी ठीक है, सिर्फ ई इनकरेक्ट है, सो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो कि लोकेटेड होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करूं, एंड हियर वी हैव द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो गया, मैट्रिक्स। मैं सीधा फोकस कर रही हूं ऑन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 बहुत हायर चांसेस है इसका पूछे जाने के भी। अब हमें पता है दैट द स्मॉल प्रोटीन विच इज साइटोक्रोम सी, इसकी लोकेशन पे भी अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइटोक्रोम सी, अ स्मॉल प्रोटीन विच इज located on the outer side of inner mitochondrial membrane, outer side of inner mitochondrial membrane, that is cytochrome C। अब आप देखो, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, साइटोक्रोम सी को। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम सी को, मतलब वो साइटोक्रोम सी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो उसका नाम क्या होना चाहिए, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, क्योंकि वो साइटोक्रोम सी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है।
एंड फिर साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देगा। तो कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है? साइटोक्रोम सी से, और उसे क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या होना चाहिए? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सीधी सी बात है। कॉम्प्लेक्स 3 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? साइटोक्रोम सी को, उसे रिड्यूस कर दिया, जिसके चलते कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या हो गया? साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करने वाला। कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लिए और उसे ऑक्सीडाइज कर दिया, तो उसका नाम क्या हो गया? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। यहां अपोजिट लिखा है, ये नहीं हो सकता। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 2 एंड एटीपी सिंथेज होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5। तो ये ऑप्शंस हमारी कोई नहीं बन रही, आंसर इज 1। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर फंजाई? इनकरेक्ट फॉर फंजाई। पहली स्टेटमेंट, फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स इन एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, फंजाई सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि कॉनिडिया, जैसे कि जू स्पोर्स, एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि कौन से स्पोर्स बनाता है? एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। तो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फाइकोमाइसेटीज जो हमारा लोअर फंजाई है, एसेप्टेट हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा, क्या वो रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली करता है। बायमोटाइल स्पोर्स कॉल्ड एप्लानोस्पोर्स। बस ये गड़बड़ हो गई। एप्लानोस्पोर्स टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एस्कोकार्प माने कि फ्रूटिंग बॉडी, कार्प फ्रूट के लिए फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगैरिकस। नाउ अगैरिकस इज मशरूम एंड मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसेटीज, तो उसके फ्रूट को कहा जाएगा बेसिडियोकार्प। तो दिस इज इनकरेक्ट। बेसिडियोमाइसेटीज जनरली शो एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बिल्कुल सही, क्योंकि फंगस में अगर हम देखें, फंजाई की क्लासेस में अगर हम देखें, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं देयर इज रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी। बेसिडियोमाइसेटीज जो मोस्ट एडवांस्ड फंजाई है उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? जो उसके हाइफा हैं, सोमैटिक हाइफा, बॉडी हाइफा, वही फ्यूज करते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है सोमैटोगेमी। तो आर फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। ध्यान से, तो इनकरेक्ट क्या है? बी एंड सी। बी एंड सी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेसिडियोकार्प ऑफ मशरूम। बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम Agaricus campestris. Which is correct with respect to this fungus? Sorry, which is correct? Asexual spores are generally present. अब Basidiomycetes में asexual spores are generally not formed. पहला गलत। क्या ये प्रोड्यूस करेगा? एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसेटीज है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिडियोस्पोर्स। गलत। इनकी जो ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये जिस हाइफा की बनी है, वो हाइफा हमारा कैसा होता है? डाइकैरियोटिक हाइफा। अभी आपको पीछे बताया कि जब इनके दो सोमैटिक हाइफा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप आपस में फ्यूज करेंगे, उस फ्यूजन को कहा जाता है सोमैटोगेमी। जहां साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा प्लाज्मोगेमी होगी, बट कैरियोगेमी साथ के साथ नहीं होगी, कैरियोगेमी डिलेड होगी। कैरियोगेमी डिलेड होगी, जिसकी वजह से जो ये फेज बनेगा ये क्या कहा जाएगा? डाइकैरियोफेज। और बेसिडियोमाइसेटीज का डाइकैरियोफेज सबसे ज्यादा लॉन्ग लिव्ड है और यही डाइकैरियोफेज ये फ्रूटिंग बॉडी भी बनाता है। तो क्या यहाँ डाइकैरियोफेज रिड्यूस्ड है या सबसे ज्यादा लॉन्ग लिव्ड है? सबसे ज्यादा लॉन्ग लिव्ड है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ जो अंदर गिल्स होते हैं अंदर की तरफ, इन गिल्स में एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेसिडियम। और उसी बेसिडियम में
दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहा जाएगा? कैरियोगैमी। इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस, जिससे सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, जिन स्पोर्स को कहा जाएगा बेसिडियो स्पोर्स। तो क्या यहां कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम? बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज साइकैड्स। लार्जेस्ट ग्रुप इनका क्या है? कॉनिफर्स। नेक्स्ट, साइकस में लार्जेस्ट फीमेल कौन होता है इन द प्लांट किंगडम? साइकस में फीमेल कौन बनता ही नहीं है। साइकस में मेगास्पोरोफिल्स लूजली अरेंज्ड है, जो कि लैक्स बनाता है, तो यहां फीमेल कौन नहीं बनता। पाइनस हैज डायोशियस गेमेटोफाइट। देखो, ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ऑल एंजियोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस हैं, तो यहां गेमेटोफाइट तो डायोशियस ही होगा। मेल गेमेटोफाइट अलग, फीमेल गेमेटोफाइट अलग। साइकस हैज मोनोशियस स्पोरोफाइट। अब साइकस की प्लांट बॉडी में मेल प्लांट बॉडी अलग है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग है। तो जो मेन प्लांट हमें दिखता है, जो स्पोरोफाइट बॉडी हमें दिखती है, वहां मेल एंड फीमेल पत्ते आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी या सेपरेट बॉडी? सेपरेट बॉडी। तो वो क्या हो गया? डायोशियस। तो मोनोशियस नहीं होता। पाइनस की रूट में माइकोराइजल एसोसिएशन है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइनस में फंगल एसोसिएशन है रूट्स के साथ, जिसे कहा जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक रिश्ता, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमिडिटी, विंड एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही। अगर हम कॉनिफर्स में देखें, इनके पत्ते कैसे हैं? निडल लाइक हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम। सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस भी क्या होगा? कम। साथ ही साथ थिक क्यूटिकल की कोटिंग है, सनकन स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल की कोटिंग है, सनकन स्टोमेटा है, जिसके चलते एक्सट्रीम विंडी एनवायरनमेंट में, ड्राई कंडीशंस में, कूल विंड्स में, इनमें वाटर लॉस क्या किया जाएगा? प्रिवेंट। तो ड्राई कंडीशंस को, कूल विंडी वेदर को क्या ये इजीली बर्दाश्त कर सकती हैं? इसकी लीव्स वेल अडेप्टेड है। यस। तो अब हमारे पास यहां करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो गई? D and E are the correct statements. That is, two statements are correct. So answer should be 1. Next, in a plant, black seed color is dominant over the white seed color. मतलब black dominant है over the white. अब मेरे पास एक black seed plant है, मुझे बताना है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। अब जब भी हमें किसी डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप बताना है, क्योंकि डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। अब वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, ये पता करने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में क्रॉस किया जाता है विद द रिसेसिव पेरेंट, और रिसेसिव पेरेंट हमारे पास यहाँ बनेगा स्मॉल बी स्मॉल बी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ग्रासेस में सर्टेन अबैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स modify themselves into large empty colorless cells called bulliform cells. प्लीज नीट में बहुत कॉमन ऐसा आता है, सारी स्टेटमेंट ठीक है, बस एक वर्ड का हेरफेर है, बाकी पूरी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ एक वर्ड यहां गलत है, एंड दैट इज ग्रासेस में सर्टेन अडैक्सियल एपिडर्मिस के सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं और बनते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, जो लीफ की कर्लिंग अनकर्लिंग में रोल प्ले करता है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकंड, एपिडर्मिस पे कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल, विजिबल क्यूटिकल होगी इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ के दोनों सरफेस पे हमें क्यूटिकल की कोटिंग मिलेगी। यस और नो? यस, स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट। दूसरी क्या है? करेक्ट। आंसर क्या बन गया? 4। नेक्स्ट देखो, हमें यू आर गिवन अ टिश्यू विद द पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर में, मतलब आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है क्वेश्चन, और अब वो बोल रहा है अगर मुझे उसमें शूट एंड रूट बनाना है तो मुझे कौन से पेयर ऑफ हॉर्मोन्स को यूज करना पड़ेगा।
तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो हॉर्मोन्स यूज किए जाते हैं, दीज आर ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन। इसमें अगर ऑक्सिन की रेशियो साइटोकाइनिन से ज्यादा होगी तो मॉर्फोजेनेसिस के दौरान वो किसको प्रमोट करेगा? रूट फॉर्मेशन को। और जब हम साइटोकाइनिन की रेशियो ऑक्सिन से ज्यादा करेंगे तो वो प्रमोट करेगा शूट फॉर्मेशन को। तो ये दो हॉर्मोन्स यूज होंगे इन प्लांट टिश्यू कल्चर। सो आंसर शुड बी सेकंड। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, द कैल्विन साइकिल C3 cycle which starts with the 5 carbon acceptor RUBP events occurring during Calvin cycle are given below। हमें उसे एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब हमें पता है सबसे पहला स्टेप क्या है, 5 कार्बन के RUBP में क्या ऐड होगा? CO2। और CO2 ऐड होने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? कार्बोक्साइलेशन, जिससे 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सेकेंड स्टेप पर क्या होगा? इसका रिडक्शन, और यहां हम यूज करेंगे ATP एंड NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बनेगी, जिसके चलते 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा और बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया? रिडक्शन। एंड तीसरे स्टेप में हमें RUBP को लौटाना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड स्टेप इज द रीजनरेशन। तो किस सीक्वेंस में ये स्टेप्स होंगे? CAB। CAB। So the correct answer is 3. Right? So we are done with the discussion of this test. All the very best, students. Thank you.